गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज से हम लोगों का नया सेशन शुरू हो रहा है और इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 साइंस चैप्टर वन मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में मैं आप लोगों को 2 या 3 पार्ट में करके इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा और लास्ट में एक सेशन रखूँगा ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और साथ ही साथ इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और फिर क्या करें, बेल आइकन को दबा लें। मैं डेली एक वीडियो डालूँगा साइंस का, एक मैथ का और एक सोशल का। तो चलिए शुरू करते हैं। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में हम लोगों को क्या पढ़ना है, मतलब हमारे चारों तरफ आप लोग देखते हैं, आपके चारों तरफ विद इन योर बॉडी, मतलब आपका बॉडी भी एक तरह से मैटर है और आपके चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं वह सारी चीज़ें मैटर होती हैं। मतलब बेंच, चेयर, कुर्सी वगैरह, एनीथिंग विच कैन यू सी, विच कैन यू टच, विच कैन यू स्मेल, एवरीथिंग दैट इज़ कॉल्ड मैटर्स। तो मैं स्लाइड के द्वारा थोड़ा सा आप लोगों को समझा रहा हूँ। इसका PDF जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को मिल जाएगा। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो वहाँ से जा करके आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, उसका नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए, एनीथिंग यू कैन सी एट द स्लाइड, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस, इन अदर वर्ड्स एनीथिंग हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम इज रेफर्ड टू द मैटर, like hydrogen, oxygen, sugar, salt, sand, air, water, anything that is called matters। इन सभी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, मैटर्स कहते हैं। एवरीथिंग दैट कैन टच, सी, हियर, टेस्ट, ऑल्सो स्मेल इज मैटर। जो भी चीज़ें हम लोग टच करते हैं, हम लोग सुनते हैं, साउंड एक तरह से क्या है, वो मैटर के अंतर्गत आता है, क्योंकि पार्टिकल्स जो होते हैं उसी पर साउंड वेव ट्रैवल करता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, जो हम लोग हियर करते हैं वो भी एक तरह से क्या होता है, आपको मैटर के अंतर्गत ही रखा गया है। इट इज़ मेड अप रियली टीनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू आवर आई, मतलब वी कैन सी बट विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, पार्टिकल माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं। तो आगे देखिए, इसमें क्या है कि अब जो पहले जो एसेंट लोग थे, जैसे कि जो भी चीज़, जैसे साइंस क्या है, साइंस एक प्रकार का जिसे हम लोग विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान हमारे यहाँ कहा जाता है। साइंस क्या एक प्रकार का विशिष्ट ज्ञान है। तो विज्ञान का मतलब विशिष्ट ज्ञान। तो इसमें क्या है ना, कुछ इसमें हम लोगों को कुछ नया चीज़ पढ़ने को मिलता है, ठीक है। तो नया चीज़ में हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि क्या है, अर्ली इंडियन फिलोसफर का मतलब क्या होता है, फिलोसफर मतलब होता है पुराने साइंटिस्ट, मतलब पहले ज़माने में साइंटिस्ट के इक्विवेलेंट ही होते थे। तो फिलोसफर जो होते हैं क्या होते हैं, एक तरह से वैज्ञानिक होते थे। तो अर्ली इंडियन फिलोसफर मतलब भारतीय जो वैज्ञानिक थे, क्लासीफाई द मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। उन लोगों का मानना था कि जो जितने भी मैटर आपके सामने दिखाई दे रहा है, जैसे चेयर हो गया, कुर्सी, लोहा, आयरन, वाटर, ये मतलब कि कोई भी चीज़ जो मैटर आपके सामने है, ये सभी चीज़ें उन लोगों के हिसाब से 5 बेसिक एलिमेंट्स के मिलने से बने होते हैं। एंड दिस 5 बेसिक एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंचतत्व। दिस 5 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पंचतत्व। उसको लोग क्या कहते थे, पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व के अंतर्गत क्या आता है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, मतलब हवा, भूमि यानी पृथ्वी, मिट्टी, आग, स्काई मतलब आकाश, और वाटर मतलब पानी। इन 5 चीज़ों के मिलने से जितने भी चीज़ें हैं आपके सामने, आपकी आंखों से जिसको आप छू सकते हैं, जिसको आप देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें इन्हीं 5 चीज़ों के मिलने से बनी हुई हैं, ठीक है।
और अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग वाज मेड ऑफ दिस 5 एलिमेंट। मतलब जितने उन लोगों के हिसाब से जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, ये सभी चीज़ें इन्हीं 5 बेसिक एलिमेंट्स के मिलने से बने होते हैं, ठीक है। और उस समय जो ग्रीक फिलोसफर थे, ग्रीक फिलोसफर का मतलब क्या है, जो ग्रीक, जैसे इंडियन फिलोसफर, इंडिया के फिलोसफर को इंडियन फिलोसफर कहा जाता है, वैसे ही ग्रीक, जिसको आज हम लोग मिस्र कहते हैं, तो ग्रीक फिलोसफर जो थे, ग्रीक फिलोसफर, वो लोग भी इसी मतलब ऐसे ही सिमिलर क्लासिफिकेशन पे आए, मतलब इसी सिमिलर क्लासिफिकेशंस को मानते थे। जैसे ऐसे ही जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 तत्वों के मिलने से बने हुए हैं। लेकिन मॉडर्न एज में, जो हमारे मॉडर्न एज में यानी कि जो साइंटिस्ट हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन लोगों का क्या है, मॉडर्न एज में जो हमारे साइंटिस्ट है वो लोग क्या कहते हैं कि वो मैटर्स को 2 तरीके से क्लासीफाई करते हैं। एक कहते थे कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स का जो इन्फ्लुएंस है, उस इन्फ्लुएंस के आधार पर उन्होंने क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ यानी केमिकल नेचर के आधार पर 2 क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर और केमिकल नेचर के बेस पर। द पार्टिकल्स इन विच द मैटर आर कंप्राइज्ड इन्फ्लुएंस इट स्टेट प्रॉपर्टीज फिजिकल नेचर, यानी कि जो पार्टिकल्स जो जिस छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना है, जैसे आप एक ब्रिक को तोड़ते हैं तो वो छोटे छोटे टुकड़े बनते चले जाते हैं, तो उस छोटे छोटे टुकड़े जो हैं, उन छोटे छोटे टुकड़ों की जो नेचर है, उसी नेचर के बेस पर क्या बता सकते हैं हम लोग, फिजिकल और केमिकली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं मैटर्स को अलग अलग, कि फिजिकली क्या कहा जाएगा इसको और केमिकली क्या कहा जाएगा मैटर्स को, ठीक है। आगे जो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है, मतलब मैटर का फिजिकल नेचर क्या है, तो मैटर का फिजिकल नेचर, फिजिकल मतलब जिसको आप टच कर सकते हैं, और केमिकल मतलब जो चीज़ें हम देख नहीं सकते हैं लेकिन वो उसके बदलाव को हम लोग डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। हम लोग ये नहीं देख पाते हैं कि वो बदलाव कैसे हो रहा है, लेकिन एक ही बार उसके बदलाव को देखते हैं, वो केमिकल नेचर होता है। और फिजिकल नेचर जिसे हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी वो फिजिकल नेचर होता है। तो मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी मैटर जो होता है वो किसी पार्टिकल के मिलने से बना होता है। छोटे छोटे टुकड़ों को मिला करके एक बड़ा चीज़ बनाया जा सकता है। आप एक घर को देख लो, क्या घर कैसे बनता है, एक घर जो बनाने में क्या होता है कि छोटे छोटे ईंट ब्रिक्स जो होते हैं, ब्रिक्स होते हैं, सीमेंट होते हैं, आप लोग का सैंड्स होता है, और भी कंक्रीट होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें को मिला करके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग तैयार होता है। तो बिल्डिंग के लिए बेसिक पार्टिकल्स कौन कौन से हो गए, वही ब्रिक्स हो गया आपका। तो ये क्या है, मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, जो मैटर होते हैं वो किसी न किसी छोटे से छोटे पार्टिकल्स का बना होता है। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल करके एक मैटर का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो पहला फिजिकल नेचर क्या हो गया कि मैटर इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स। घबराइएगा नहीं, मतलब ये गंदा इतना हो रहा है, इसको समझाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। इसका एकदम फ्रेश नोट्स आप लोगों को हम प्रोवाइड करा देंगे, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन करके वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप सारा नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और ये भी जो भी मैं इस पर लिखूँगा वो भी उसका भी मैं वहाँ पे वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि जो चीज़ आप लोगों को लिखने का मन है वहाँ से लिख सकते हैं। आगे दूसरा नेचर क्या है, दूसरा नेचर इसका है, वैसे आप लोग को हम एक एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि एग्जांपल में जैसे कि यहाँ पर देखिए क्या है कि हम लोग इसमें पता करेंगे कैसे हम कह सकते हैं कि जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाटर है, ये आपके सामने क्या है, वाटर है, और ये वाटर जो है देखिए वाटर के अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिए हुए ना, इन छोटे छोटे मॉलिक्यूल के मिलने से पूरा एक वाटर बना है, वाटर एक मैटर हो गया, ठीक है। और क्या है, इसको हम लोग मतलब इसमें दिखाया गया है माइक्रोस्कोप से या मैग्नीफाइंग ग्लास से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। हम इसमें क्या ऐड करते हैं, थोड़ा सा साल्ट ऐड करते हैं। साल्ट तो देख रहे हैं आप टच कर सकते हैं साल्ट को, और जब डाल करके वाटर में उसको अच्छे से स्टीर करते हैं, मिलाते हैं, स्टीर करते हैं। तो स्टीर करने के बाद आप देखिए कुछ देर बाद जो साल्ट होता है वो डिसअपियर हो गया। साल्ट जो होता है क्या होता है, डिसअपियर हो गया। अब साल्ट डिसअपियर हो गया तो गया कहाँ, उतना बड़ा साल्ट जो था वो कहाँ गायब हो सकता है, ये तो कोई जादू नहीं है। दैट इज़ क्या है, इसका मतलब ये है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है, ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल हैं, ऐसे ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, ये वाटर मॉलिक्यूल्स हो गए, और इस वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे जगह खाली है ना, खाली है ना ये सब जगह। अब क्या होता है कि इन्हीं छोटे छोटे जगहों में जो साल्ट जो है, जो कि छोटे छोटे पार्टिकल के मिलने से बना होता है, तो वो छोटा छोटा जो पार्टिकल में डिवाइड हो जाता है वाटर में डालने के बाद, और वो छोटा छोटा पार्टिकल जो ये वाटर के बीच में जो ये स्पेस है,
इसी स्पेस में आकर के वो क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। तो जिससे हम लोग ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि when we dissolve salt in the water the particles of salt get into the space between the particle of water। मतलब जब हम लोग साल्ट को पानी में डालते हैं तो पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज़ कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। आगे पढ़ने को मिलेगा। इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, ये मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं ना आप लोग को, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस है, ये इसको स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। और इसी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में जो साल्ट के पार्टिकल हैं वो जा कर के बैठ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी चीज़ देखने को मिलेगा, अगर इस इंटरमोलिक्यूलर स्पेस से बड़ा होगा जो चीज़ हम लोग पानी में डाल रहे हैं उसका मॉलिक्यूल का साइज अगर इस मॉलिक्यूलर स्पेस से बड़ा होगा तो वो चीज़ पानी के अंदर डिजॉल्व नहीं होगा, ठीक है। और जिसके मॉलिक्यूल्स का साइज इस इंटरमोलिक्यूलर साइज से छोटा होगा वही चीज़ पानी के अंदर डिजॉल्व होगा, ठीक है। क्लियर होगा, एकदम स्पष्ट हो गया कौन डिजॉल्व होगा कौन नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी भी इसी के बेस पर हम बता सकते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस के आधार पर ही हम सॉल्युबिलिटी को भी, यानी कि कोई चीज़ किसी में कब घुलेगा और कब नहीं घुलेगा, इसको भी हम इसी के बेस पर बता सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। ठीक, आगे चलते हैं। आगे जो दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसका वो देख लीजिए। दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी आपके सामने है कि दूसरा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, these particles of matter are very small। यानी जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैं वो बहुत छोटा होता है। बहुत छोटा का मतलब आपके इमेजिनेशन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन, मतलब इतना छोटा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। यू कैन नॉट एस्टिमेट, मतलब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हो वो इतना छोटा होता है ना। बहुत छोटा होता है, उसको देखने के लिए लाखों गुना मैग्नीफाइंग ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं छोटे से पार्टिकल्स को। बस मैं इतना ही बता देता हूँ कि इन द 1 ड्रॉप ऑफ रेन वाटर जो होता है, एक ड्रॉप है ना, इस रेन वाटर में 10 टू द पावर 27 मोलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, H2O के। H2O जो है गया, इस H2O का एक ड्रॉप ऑफ वाटर जो होता है, पानी की वर्षा की बूंदें जो गिरती हैं आकाश से, है ना, इनके एक बूंद में 10 टू द पावर 27 मोलिक्यूल्स होता है। एक मोलिक्यूल्स नहीं, तो मान लीजिए एक का सिक्का हो गया ना, उतना बड़ा नहीं, मतलब छोटा में एक किसी का हो गया, तो 10 टू द पावर 27 गुना 10 का 27 गुना मोलिक्यूल्स वाटर के H2O का, एक H2O का मोलिक्यूल, जैसे गोले एक H2O का मोलिक्यूल हो गया। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ मच दिस पार्टिकल्स आर स्मॉल, है ना। क्या है, एस्टिमेट नाउ द स्मॉल आर पार्टिकल ऑफ मैटर विद द वेरी डिल्यूशन थ्रू द कलर बिकम लाइट इट इज़ स्टिल विजिबल। मतलब एक एक्सपेरिमेंट नीचे मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप भी पता कर ये क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, आप भी समझा सकते हैं किसी को, या आप खुद समझ भी सकते हैं कि कितना स्मॉल होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिया गया है, आप यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट लिया गया है इस एक्सपेरिमेंट में, पोटेशियम परमैंगनेट का एक छोटा सा टुकड़ा लगभग 1000 लीटर पानी को कलरफुल बना सकता है। इतना पावर होता है पोटेशियम परमैंगनेट में, ठीक है। आप समझ सकते हैं कि कितना छोटा होता है पार्टिकल्स। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 100 मिलीलीटर पानी लिए, इसमें छोटा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दिया गया, थोड़ा सा लेस अमाउंट डाल दिया गया। अब इस वाटर का कलर कैसा हो गया, यहाँ से ऐसे हो गया, है ना, पर्पल कलर में चेंज हो गया। अब ये पर्पल कलर में जब चेंज हुआ, अब इसमें से आप 10 ml वाटर, इसका कलर चेंज कलर का जो वाटर है 10 ml लेकर के अगर आप दूसरे फ्रेश वाटर वाले 100 ml में डालते हैं तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा लाइट कलर होगा लेकिन चेंज होगा। फिर आप इसमें से 10 ml लेकर के अगर इसमें डाल देते हैं, इसका भी कलर चेंज होगा, हाँ, बट लाइट होगा। कलर फेड होता चला जाएगा बट चेंज होगा, कलर फेड होगा लेकिन कलर चेंज होगा। इसका एक्सपेरिमेंट आप घर पे कर सकते हैं। कैसे, एक गिलास पानी ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा रेड कलर का जो कलर होता है, रेड कलर हम लोग जो होली वगैरह में खेलते हैं कलर, उसको डाल दीजिए। फिर दूसरे गिलास से फ्रेश वाटर ले करके उसमें इसमें का थोड़ा सा पानी निकाल के इसमें डाल दीजिए, देखिए पूरा पानी कलरफुल हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेश वाटर है और इसमें से थोड़ा सा पानी निकाल करके अगर इसमें डाल दीजिएगा तो उसका भी कलर चेंज हो जाएगा, रेड हो जाएगा। ये फ्रेश वाटर है और इसमें से थोड़ा सा निकाल कर इसमें डाल दीजिएगा तो ये भी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतना छोटा होता है वो पार्टिकल, इतना छोटा होता है कि मतलब बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। देन योर एक्सपेरिमेंट, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट द जस्ट अ फ्यू क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, है ना, कैन कलर
अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर अबाउट 1000 लीटर। एक छोटा सा टुकड़ा जो होता है पोटेशियम परमैंगनेट का एक बहुत बड़े हिस्से को क्या कर सकता है, कलर कर सकता है, बहुत बड़े हिस्से को कलर कर सकता है। ठीक है, तो दो फिजिकल नेचर हो गया। मैटर तो आप लोगों को हम बता दिए हैं, एनीथिंग अराउंड यू आर कॉल्ड मैटर। टू फिजिकल नेचर्स होते हैं मैटर्स के। पहला फिजिकल नेचर्स की ऑल द मैटर्स आर मेड ऑफ द पार्टिकल्स, स्मॉल पार्टिकल्स और दिस पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, वेरी टीन, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपके इमेजिनेशन से क्या होता है, भी बहुत छोटा होता है। आगे हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल। जितने भी पार्टिकल्स आपके सामने होंगे उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। एवरीथिंग अराउंड यू, ऑल द थिंग्स हैव सम कैरेक्टरिस्टिक्स। हर इंसान की पहचान भी उसके कैरेक्टर से होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स से होती है ना। कोई कैसा है, कोई कैसा नहीं है। एंड यू शुड बी जेंटल एंड हम्बल ह्यूमन बींग्स। हमें एक हमेशा पॉजिटिव माइंडेड आदमी होना चाहिए, किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए। और एजुकेशन, शिक्षा, यही एक माध्यम है जो आपको सबसे बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स में। या 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं पार्टिकल्स के। आप लोगों को मैं 3 कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा। पहला, पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। अभी हम लोग ऊपर पढ़े हैं, जब हम बता रहे थे आप लोगों को कि वाटर में हम लोग डिजॉल्व करते हैं साल्ट को, तो कैसे कहाँ जाता है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो 2 पार्टिकल्स है, सॉलिड थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड होता है, यानी उनके बीच में थोड़ा सा कम जगह होता है। ठीक है, लिक्विड थोड़ा सा जगह ज़्यादा होता है। और गैस का तो बातें छोड़ दो यार, गैस में तो ऐसा स्थिति है ना कि कहना नहीं। ये इधर जाता है, ये इधर आता है, ये इधर आता है, कोई मॉलिक्यूल एक दूसरे को की तरफ नहीं जाना चाहता है, और जिससे क्या होता है उनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है। देन इसका मतलब क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम दैट इज़ कॉल्ड इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, है ना। जो मैटर्स होते हैं, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच क्या होता है, स्पेस होता है। सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इनके मिनिमम 2 पार्टिकल्स, यानी 2 पार्टिकल्स यहाँ पे हो गया ना, ये 2 पार्टिकल्स सॉलिड के, इन 2 पार्टिकल्स के बीच कम से कम 10⁻⁹ मीटर का जगह तो होता ही। इससे ज़्यादा नज़दीक नहीं जा सकता है कोई भी 2 पार्टिकल्स, इतना स्पेस रहता ही रहता। ठीक है, दिस देखते हैं आगे क्या कह रहा है। दिस कैरेक्टर्स इज़ वन ऑफ द कंसेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंस। आपको ऊपर बताया ना कि इसी कैरेक्टर के आधार पर, स्पेस बिटवीन देम, इसी के आधार पर हम बता सकते हैं कि कोई चीज़ इसमें डिज़ोल्व होगा कि नहीं डिज़ोल्व होगा। आप समझ में आ गया कि कोई चीज़ दूसरे चीज़ में डिज़ोल्व कब होगा, जब उसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का साइज जो डिज़ोल्व होने वाला ऑब्जेक्ट है उससे अगर ज़्यादा रहेगा तो ही डिज़ोल्व होगा। अगर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा है और पार्टिकल्स का साइज छोटा है तो डिज़ोल्व हो जाएगा। अगर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस छोटा है, ठीक है, और पार्टिकल का साइज बड़ा है तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा, किसी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, जैसे पानी में हम लोग नमक डालें, डिज़ोल्व हो गया। पानी में हम लोग सैंड डालते हैं, नहीं डिज़ोल्व होता है। क्यों नहीं डिज़ोल्व होता है सैंड, क्योंकि सैंड के पार्टिकल का जो साइज है वो वाटर के इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो है उसके साइज से क्या है, छोटा है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया। और आगे देखते हैं हम लोग इसकी तीसरी प्रॉपर्टीज़ जो है। तीसरी प्रॉपर्टीज़ क्या है, आगे इसमें थोड़ा सा और ऑन डिज़ोल्विंग शुगर, उसी का डिस्क्रिप्शन है। जैसे कि ऑन डिज़ोल्विंग शुगर, on dissolving sugar in water there is no rise of water level because the space of sugar get interparticle space between the water particle। हाँ, एक और चीज़, ये एक्सपेरिमेंट भी आप लोग करके देख लीजिएगा। जैसे 1 गिलास वाटर जो हो गया, ठीक है, इस 1 गिलास वाटर में वाटर ले लीजिए आप, ठीक है, और वाटर में लेने के बाद वाटर का जो लेवल है उस लेवल पर एक मार्क लगा दीजिए, मार्कर से। ग्लास लीजिएगा, ग्लास मतलब शीशे का ग्लास लीजिएगा, और एक्चुअली ग्लास मतलब होता ही है शीशा। तो आप एक कोई इंस्टेंसी लीजिएगा जो शीशे का हो, और उसमें वाटर लेवल लीजिएगा, वाटर लेवल पर यहाँ पे आप मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। और उसमें जो चीनी है, थोड़ी सी मात्रा चीनी की, चीनी उसमें डाल करके डिज़ोल्व कीजिए। जब चीनी डालकर उसको डिज़ोल्व कीजिएगा, चीनी डालकर जब आप डिज़ोल्व कीजिएगा तो डिज़ोल्व होने के बाद देखिएगा जो वाटर लेवल है ये राइज़ नहीं करेगा, यानी कि जितना पहले वाटर लेवल था उतना ही रहेगा। क्यों इतना ही रहेगा, क्योंकि जो चीनी है वो गया कहाँ, तो चीनी कहाँ गया, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, जो वाटर के बीच में, वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में जो ये जगह बन रहे हैं,
इन्हीं के बीच में वो इंटरमोलिकुलर स्पेस में वो जा कर के बैठ गया है। ठीक है, कहाँ जाकर बैठ गया है? इनके बीच में जो जगह है इसी जगह में जा कर के बैठ गया, इसीलिए जो लेवल है वाटर का वही नहीं पड़ा। ठीक है, और वही आप पानी ले लीजिए, उसमें सैंड डाल दीजिए तो सैंड तो डिजोल्व होगा नहीं। जब नहीं डिजोल्व होगा तो वाटर का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा। सैंड डालने से वाटर लेवल बढ़ जाएगा क्योंकि वो डिजोल्व नहीं होगा। क्लियर? एकदम क्लियर। तो आगे देखते हैं दूसरा प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी में क्या है? पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर ऑलवेज इन मोशन। बिल्कुल सही है। इसको सबसे पहले हम लोग लिक्विड के थ्रू समझेंगे। ठीक है, लिक्विड के थ्रू समझना बहुत आसान होगा। मैटर जो होते हैं, आप एक बाल्टी ले लीजिए, उस बाल्टी में पानी डाल दीजिए। पानी भरने के बाद क्या कीजिए कि उसमें आप एक छोटा सा फोम का टुकड़ा, फोम समझते हैं, थर्मोकोल, छोटा सा फोम का टुकड़ा डाल दीजिए। लेकिन आप देखिएगा कुछ देर बाद जहाँ आप उस फोम के टुकड़ा को डाले थे वो वहाँ नहीं है, वो उस जगह से क्या हो गया है? डिस्प्लेस हो गया। क्यों डिस्प्लेस हो गया? हवा के कारण नहीं। जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो हमेशा क्या करते हैं? मोशन में रहते हैं। ठीक है, हमेशा क्या रहते हैं? मोशन में रहते हैं। और जिस तरफ वो मोशन में जाएंगे, पार्टिकल को जिस तरफ धक्का देंगे वो पार्टिकल उस तरफ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी होते हैं, आप सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, इन तीनों चीज़ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनमें क्या होता है? मूवमेंट होता है। मैं आप लोगों को समझाता हूँ एक चीज़, जैसे कि थोड़ा सा इसको देख लीजिए, बोर्ड पर आ जाइए। जैसे आप सॉलिड देख लीजिए, सॉलिड जो होता है ये इस तरीके से और क्लोजली पैक्ड होते हैं। ठीक है, ये सॉलिड हो गया, थोड़ा सा क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड। ठीक है, अब जब सॉलिड क्लोजली पैक्ड है तो इसके बीच जगह ही नहीं है। क्या नहीं है? जगह ही नहीं है। जब जगह नहीं है तो क्या होता है कि ये अपने इसी जगह पर वाइब्रेट करता है। इतना ही जो स्पेस है उतना ही जगह पे ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है, आता है जाता है, आता है जाता है, बस वाइब्रेट करता है। वाइब्रेट तो समझ में ना, वाइब्रेट करता है। ठीक है, अपने जो मीन पोजीशन है उसी मीन पोजीशन के बीच में वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ठीक है, और लिक्विड जो होता है, चूँकि लिक्विड के पास क्या होता है? कुछ स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो लिक्विड के पास जब स्पेस हो जाता है तो वो क्या करता है? उस स्पेस तक जाता है और आता है, उस स्पेस तक जाता है और आता है, जाएगा आएगा, जाएगा आएगा। मतलब कहीं भी ये जो स्पेस है, इस स्पेस की वजह से ये जिगजैग मोशन करते रहते हैं, इधर उधर पानी के मॉलिक्यूल जा सकता है। ठीक है, स्पेस होने की वजह से। ठीक, और अब गैस देख लीजिए। गैस महाशय तो इतने महान हैं, मतलब कि इसको आप तुलना कर सकते हैं रोड पर घूमते हुए लड़कों से, है ना। कोई ठीक नहीं है ये किस गली में घुस जाते हैं, इनके मूड के ऊपर कोई ठीक नहीं है, कभी इधर कोई इधर कोई इधर, है ना। आप कंपेयर कर सकते हैं रोड पर चलने वाले बच्चों, घूमने वाले लड़कों से, वो आगे जो कौन 3 गली आएगा, किस गली में घुस जाएगा, कोई ठीक नहीं है। तो गैस के बीच में तो और ज़्यादा स्पेस होता है। अब सोचिए आप घर में बैठे हैं, किचन में खाना बनता है, आप अपने बेडरूम में हैं, वहाँ भी उसका स्मेल पहुँच गया, पहुँच जाता है कि नहीं? क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा मोशन करते हैं, और बहुत ज़्यादा मोशन करते हैं। तो यहाँ पे एक और कंसेप्ट आ रहा है सामने, देखिए क्या, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, गोभी की सब्ज़ी खरीद कर लाते हैं, गोभी मान के चलिए, गोभी खरीद कर आप मार्केट से लाएं। ठीक है, 1 मिनट, सॉरी। गोभी आप खरीद कर जो ला रहे हैं मार्केट से, उसका स्मेल आता है? नहीं आता है। लेकिन वही जब गोभी आपके किचन में बनने लगता है तो उसका स्मेल आपके तक आने लगता है कि नहीं? क्यों आता है? इससे क्या क्लियर हुआ? इससे कंसेप्ट क्लियर होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, तो पार्टिकल्स का जो मोशन होता है, काइनेटिक एनर्जी इसको बोलते हैं, वो भी क्या होता है? इंक्रीज़ करता है। ऑन राइजिंग टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज, काइनेटिक एनर्जी के है ना, ये भी इंक्रीज करता है ना। मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर शो द कंटिन्यूसली अराइविंग मूवमेंट ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी। जो काइनेटिक एनर्जी उसके अंतर्गत होता है, उसी के कारण क्या होते हैं, वो लोग हमेशा मोशन दिखाते हैं। काइनेटिक एनर्जी के कारण ही क्या करते हैं, वो लोग मोशन दिखाते हैं। द राइज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग देम मूव मोर विगोरसली। मतलब
जितनी ज़्यादा हम लोग काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेंगे, पार्टिकल्स जो मैटर का होगा वो उतना ही ज़्यादा विगोरसली यानी उतना ही तेज़ी से क्या करेगा, मूवमेंट दिखाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। और तीसरा कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट हमारा क्या है द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है वो क्या करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट इसलिए करता है कि जो दो पार्टिकल्स, यहाँ पे दो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को क्या करते हैं, अपनी तरफ खींचते हैं। ये इसको खींचता है, ये इसको खींचता है। ठीक है, ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करते हैं, खींचते हैं। ठीक है और ये जो इसको खींचने को बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। यहाँ जो खींचने के लिए फोर्स लग रहा है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, ये फोर्स जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उतना ही सॉलिड होगा, उतना ही हार्ड होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। मतलब फोर्स ज़्यादा होगा, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा तो ऑब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो ऑब्जेक्ट उतना ही वीक होगा। जैसे गैस के बीच में इंटरमोलिक्यूलर फोर्स तो कम होगा क्योंकि ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए गैस आसान उछले, इसलिए हम लोग हवा में अपनी हाथ आसानी से मूव कर सकते हैं। ठीक है, वाटर में क्या होता है, वाटर में गैस से थोड़ा सा ज़्यादा होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, फिर भी उसमें भी हम लोग हाथ को मूव कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है, फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है। लेकिन यही सॉलिड में यू कैन नॉट मूव योर हैंड, आप अपने हाथ को नहीं मूव कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। ठीक है, तो इससे क्लियर होता है कि इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटरपार्टिकल फोर्स अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, टू पार्टिकल्स, उन्हीं पार्टिकल्स के बीच में कहते हैं। आई कहा टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। हमको किसी चीज़ को तोड़ना होगा तो हमको इस फोर्स से ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, तभी उसको तोड़ पाएंगे। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर वन फ्रॉम सब्सटेंस टू अनदर, मतलब जो ये फोर्स है अलग अलग सब्सटेंस के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, लकड़ी के लिए फोर्स ज़्यादा मतलब कम होता है, आयरन की अपेक्षा आयरन में ज़्यादा होता है। ठीक है, आयरन में भी दो तरह के आयरन है, सॉफ्ट आयरन में ये फोर्स कम होता है ना, हार्ड आयरन में ये फोर्स ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम मिलेंगे स्टेट ऑफ मैटर को लेकर के आपके पास मैं आता हूँ, और मैं पूरे का PDF आपको एक ही साथ प्रोवाइड करूँगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ माई स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल्स एंड लाइक दिस सेशन। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।